हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को ये बात पता है कि क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो क्लासेज है वो हमने अपने इस चैनल पर स्टार्ट कर दिया है और जिसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है, यानी कि जो मैथमेटिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएँ। इनके एक क्लास हमारे जो है ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हम लोग जाने थे कि रियल नंबर्स क्या होती हैं, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो होते कौन से हैं, कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित होती हैं, उनके बारे में हमने देखा था। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन पार्ट पे होने वाली है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास को आप लोग देखते हैं तो आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे और कुछ उदाहरण करेंगे। और इस तरह से हमारी जो क्लास होगी वो आज की इन सब टॉपिक पे होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस चीज़ को पढ़ने के पहले आप सभी को दो प्रकार की संख्याओं के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है प्राइम नंबर्स क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके एक को लेकर केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि दो फैक्टर उसके होती हैं। दुनिया में केवल दो संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी संख्या को काटती हैं, जिनमें एक 1 होगा और दूसरा स्वयं वही संख्या होगी। यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है, जो प्राइम नंबर होता है, वो स्वयं से कटेगा या फिर एक से तो हर एक संख्या कटती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपना प्राइम नंबर्स होता है, जो अभाज्य संख्या होती है, उनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वही नंबर स्वयं होता है। अब कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो अगर मैं बात करूं 1 को इंक्लूड करते हुए तो 3 या 3 से अधिक फैक्टर होती हैं। तो अगर किसी भी संख्या के 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं जिसमें एक भी शामिल है, यानी कि एक को लेकर या तो 3 गुणनखंड होंगे, मतलब 3 संख्याएँ ऐसी होंगी, कम से कम 3 संख्याएँ ऐसी होंगी जिनमें एक संख्या 1 है, कम से कम 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो उस संख्या को काट देती हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कितने फैक्टर होते हैं इसके, यानी कि जो स्वयं से कटता हो, 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो दो गुणनखंड इसके होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि दो फैक्टर इसके होते हैं। कौन कौन? पहला 1 और दूसरा स्वयं वही संख्या। ठीक, दूसरा अब एग्जाम्पल अगर इसमें लिखना चाहे तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपनी सबसे पहले जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, फिर 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं। इनका कोई पैटर्न नहीं होता है, आपको ये बात दिमाग में रखनी है। दूसरा अपना आता है जो है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट नंबर होती है। इनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, यानी कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, या 3 आर मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 आर मोर देन 3 फैक्टर होंगे। इन 3 फैक्टर में एक 1 भी शामिल होगा, 1 को लेकर,
1 को इंक्लूड किया गया है। समझ रहे हैं? अब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसका जो उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल है वो अपना जैसे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 के देखिए 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 4 स्वयं है। उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह से तमाम सारे नंबर आते हैं। तो 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो जाएगा, ETC। बहुत सारे नंबर अपने कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसका जो कथन है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, यानी कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उनका अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारे भाज्य संख्याएं हैं यानी कि कंपोजिट नंबर हैं, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसी बात को बोलना चाहूँ तो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो प्रत्येक अभाज्य संख्या होती हैं उनको जब हम जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती हैं उनको जब हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन अभाज्य संख्याओं का मतलब जो अभाज्य संख्याएं आती हैं वो यूनिक होती हैं, उनका ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है। मतलब जैसे अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और आपसे कहा जाए, मतलब 50 लोगों से कहा जाए कि जो अपना 12 है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यानी कि उनका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो उनके अभाज्य गुणनखंड में जो सम्मिलित होने वाली संख्याएं हैं, पहली बात तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी, तो लगभग सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर शामिल होंगे वो सेम होंगे, बस उनका जो ऑर्डर होगा वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है अपने पास 12 है, 12 है, 12 अपने पास 12 है, इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका? 12 का। तो 12 एक कैसा नंबर है? 12 एक कंपोजिट नंबर है। अब इस 12 को जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट क्या है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे काट के, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। आपको यहाँ पे प्राइम नंबर ही यूज़ करना है, फिर 3 बार जाएगा ये, फिर 3 से कट जाएगा। तो जो 12 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये क्या है अपना प्राइम नंबर, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, और उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर दिए हैं? व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्याएं शामिल हुई हैं, जो प्राइम नंबर्स इनके फैक्टराइजेशन में आया हुआ है, जिसमें 2 और 3 है। अब किसी भी स्टूडेंट से, क्लास में जो 50 विद्यार्थी बैठे होंगे, अगर आप किसी से भी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोलेंगे तो हर एक स्टूडेंट के प्राइम फैक्टराइजेशन में यही प्राइम नंबर शामिल होंगे, बस उनका जो ऑर्डर होगा वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12 को ऐसे फैक्टराइज किए होंगे, तो 3 पहले लिख दिए होंगे, 2 बाद में लिख देंगे, फिर ये 2 बाद में। तो देखिए ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दिया जाए तो उसके में 2 2 3 आ रहा है, एक दूसरा स्टूडेंट है जिसमें 2 2 4 आ जाएगा या 2 2 6 आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यूनिक होने का मतलब ये है कि अगर 2 2 3 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है
तो हर एक स्टूडेंट के जो आंसर होंगे उनमें जो प्राइम नंबर शामिल होंगे वो यही तीनों नंबर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये रहा यूनिक का मतलब। तो ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो सीधा सीधा एक लाइन में आप सभी को बताना है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से जो अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हुई हैं उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो अद्वितीय होते हैं, यानी कि यूनिक होता है। ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है हम 18 ले लेते हैं। तो 18 का जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या 18 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे दो तरह के नंबर शामिल हुए, एक 2 आया और दूसरा 3 आया। तो देखिए ये प्राइम नंबर है और ये भी क्या है प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है प्राइम नंबर है। अब दूसरा स्टूडेंट होगा उसके में भी यही मतलब नंबर्स आएंगे, एक बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा, बस उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे कोई किसी में 3 पहले आया होगा, 2 बाद में आ गया होगा, फिर से 3 आ गया होगा। या तीसरा स्टूडेंट होगा जिसमें 3 पहले आया होगा और 2 बाद में आ जाएगा। तो ऑर्डर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी नंबर शामिल होंगे प्राइम वाले वो सब में सेम आएगा, इसी को बोलते हैं यूनिक होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसको जो है मिटा देते हैं और यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, कितने गुणनखंड किसके होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसके स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ठीक है, तो लिख देते हैं थोड़ा देख के, ताकि जो है जो शब्द है वो ठीक ठाक रहे। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त, यानी कि गुणनखंडित, मतलब इसका होगा कि गुणनखंड किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के, या सीधा लिख देते हैं तथा यह जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा, तथा गुणनखंड में शामिल अभाज्य संख्याओं का क्रम गुणनखंड में शामिल अभाज्य संख्याओं का क्रम आगे पीछे हो सकता है। ये रहा हिंदी में, मतलब यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो इतनी देर तक समझाया हूँ। इस
जो 2-3 लाइन लिखी गई हैं उनका वो मीनिंग था। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इंग्लिश में इस चीज़ को लिखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ब्रैकेट में लिख देंगे फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज, फिर क्या लिखेंगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factor occurs. ठीक है, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा और उनमें जो हमारे नंबर शामिल होंगे प्राइम वाले उनका जो ऑर्डर होगा वो आगे पीछे हो सकता है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाई। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक है इसको पढ़ के हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इसको पढ़ के हम लोग 2 संख्याएँ होंगी या 2 से अधिक संख्याएँ होंगी उनका हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हिंदी में बोलते हैं मासा, और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हिंदी में बोलते हैं लासा या लघुत्तम समापवर्त, इसको निकालने की कोशिश करेंगे या इसको निकालेंगे। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। उनका जो ऑर्डर होगा नंबर्स का वो आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो यूनिक होगा। जो नंबर्स किसी एक स्टूडेंट में शामिल होंगे वही नंबर हर एक स्टूडेंट में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, एक बढ़ते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट की तरफ, यानी कि जो अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है कि 4 की पावर n के ऊपर थोड़ा सा विचार करिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो 4 की पावर n संख्या है उसका जो इकाई का अंक है वो 0 पर समाप्त होता है या फिर नहीं होता है। तो आप सभी को बता देते हैं किसी भी संख्या की कुछ भी पावर हो जाए, मतलब जैसे अपना जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है उसमें ये कहना चाह रहा है, उदाहरण नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए, विचार कीजिए मतलब कि क्या कोई n का मान है, क्या कोई n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या 4 की पावर n के इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो ऐसे जो है यहाँ पे उदाहरण में 4 की पावर n दिया है, ऐसे 5 की पावर n हो सकती है, मतलब किसी भी नंबर की पावर n हो सकती है। और n जो होगा वो कोई नंबर होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 15,
4 5 कुछ भी हो। अब जैसे 4 की पावर कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे अब इसको सॉल्व ही करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 2 कितने के बराबर आ जाएगा, 16 के, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। या 4 की पावर 3 ले लेते हैं तो 216 होता है, नहीं 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, तो 4 आ गया इकाई का अंक। तो ऐसे कह रहा है कि क्या यहाँ पे n की कोई दूसरी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जब उसको ओपन करें तो जो इकाई का अंक है वो 0 आ सकता है क्या। जैसे यहाँ पे 6 और 4 आ रहा है, वैसे 0 आ सकता है क्या। तो आप सभी को बता देते हैं, किसी भी संख्या पे अगर कुछ पावर लगा है, उसको ओपन करने के बाद जो लास्ट डिजिट है, यानी कि जो 1st डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो 0 तब होगा जब उस संख्या में जो बेस है, जैसे कि आधार, बेस मतलब आधार, जैसे कि यहाँ पे बेस कितना है 4 है, तो जब उसके बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि उसके आधार का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का एक जोड़ा उपस्थित होगा तब उसके इकाई का अंक 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप सभी की जानकारी के लिए ये बात बता देते हैं कि अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो इकाई का अंक 1 0 होगा। अगर 2 जोड़ा है तो इकाई का अंक 2 0 होगा, मतलब इकाई दहाई दोनों 0 दिखेंगे। 3 जोड़ा होगा तो इकाई दहाई सैकड़े तीनों की जगह पर जो है 0 दिखाई देगा। मतलब 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे आपको लास्ट में उतना 0 दिखाई देगा। तो करना क्या होता है कि जिस संख्या पर पावर लगा के पूछता है, जिस संख्या पर पावर लगा के पूछता है उसके बेस का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखते हैं कि क्या अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कोई भी जोड़ा आया है कि नहीं आया है। अगर आएगा तो 0 से समाप्त होगा, अगर नहीं आएगा तो 0 से समाप्त नहीं होगा। जैसे कि इस उदाहरण में 4 की पावर n लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पे, तो 4 की पावर n में हम 4 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 4 को जो है प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 4 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना हो जाएगा 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे में कितना 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 और 5 का एक भी पेयर दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि एक 5 भी आना चाहिए था, तो 5 नहीं आ रहा है। तो अतः जो 4 की पावर n है उसके इकाई का अंक 0 नहीं होगा, यानी कि उसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 4 की पावर n, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 4 के अभाज्य गुणनखंड में, चूँकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5, या ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 5 का कोई भी, या 2 व 5 का कोई भी जोड़ा, या 2 गुणे 5 का कोई भी जोड़ा, कोई भी जोड़ा उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः 4 की पावर n, अतः संख्या 4 की पावर n, क्या लिख देंगे, अतः संख्या 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 हैज़ नो एनी पेयर ऑफ 2 and 5, सो द नंबर 4 to the power n हैज़ नो इन डिजिट ऑफ 0। तो इस तरह से हम लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आपको कोई भी नंबर दे के पावर अगर पूछी जाती है
और पूछा जाए क्या इकाई का अंक या लास्ट का जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगा, तो आपको उस नंबर के बेस का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन और ढूंढना है 2 और 5 के पेयर को। अगर एक भी पेयर नहीं मिलेगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से कभी कभी 6 की पावर n का पूछ लेता है, तो 6 की पावर n में भी n का कोई ऐसा मान नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड में। अच्छा, यहाँ पे अगर एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 4 की पावर n में n का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई n का ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का जो अंतिम डिजिट होगा वो 0 पर समाप्त होगा। यहाँ पे लिख देंगे n का, लिख देंगे लास्ट में n का कोई भी मान संभव नहीं है। लास्ट में लिखेंगे संभव नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे, तो ऐसे 6 की पावर n का क्या होगा, तो 6 की पावर n में भी यही चीज़ होगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और 6 की पावर n का यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इधर इसको मिटा देते हैं। देखिए 6 की पावर n पे है कि नहीं है। एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 6 की पावर n के क्या 6 की पावर n के जो इंड डिजिट है वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 के निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके बराबर होगा, तो 3 × 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 का कोई भी जोड़ा नहीं आया है, तो इसका मतलब n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n का जो अंतिम अंक है वो 0 पर समाप्त होगा। तो बस इस बात को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 व 5 का कोई भी जोड़ा नहीं है, अतः n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो इस तरह से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करना होता है। तो ये रहा अपना उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है कि संख्याओं 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको जो है मिटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा कैसे करना होता है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको नंबर मिल सके। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 3 की तरफ, मतलब उदाहरण नंबर 2। ये उदाहरण तो अपने जो है मन से लिए हैं। आपके NCERT में जो उदाहरण नंबर 2 है उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है। आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द गिवन नंबर 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निकालना है। तो हमें निकालना है, यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड विधि से। विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। किसका किसका निकालना है? 6 और 20 का। 6 यानी कि 6 और किसका यहाँ पे निकालना है? 20 का। तो क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 × 3 होगा, और जो 20 होगा इसका हो जाएगा 2 × 2 इंटू में कितना? 5। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF निकालना हो तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं ना उनको आप पावर के फॉर्म में सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर के फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 नंबर है 2 और वहाँ पे 3 नंबर है, तो इसको ज़रूर लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे कि जो 6 है वो 2 की पावर 1 है, इंटू 3 की पावर कितनी है? 1 है, और जो 20 निकल के आई है वो 2 की पावर 2 है, इंटू 5 है। तो इस तरह से करेंगे और एक लाइन ऐसे खींचिए और यहाँ पे लिखिए सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो ऐसे आप पावर के फॉर्म में जब भी कर देते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मासा। HCF को क्या बोला जाएगा हिंदी में? मासा। तो जब भी आप इस तरह से पावर में कर देते हैं तो HCF के लिए आपको ध्यान देना है कि जो दोनों में फैक्टर है उनका जो छोटा वाला पावर है उस वाले नंबर को पकड़ना है। पावर सहित पकड़ना है, याद रहे, लेकिन लीस्ट नंबर वाला जो पावर है यानी कि जिसमें घात छोटी हो। तो ध्यान से देखिए 2 की पावर 1 यहाँ है, मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर छोटी कौन सी है? ये 1 वाला छोटा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2 की पावर 1 यहाँ पे पकड़ी जाएगी। अब यहाँ पे 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और जो दोनों में होगा HCF के लिए वही लिया जाएगा और छोटी पावर ली जाएगी। तो 2 की पावर 1 निकल के यहाँ पे आएगा, और जो 2 की पावर 1 होती है वो 2 के बराबर होगी। तो जो अपना HCF मासा होगा वो 2 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनके LCM की। तो LCM के लिए आपको बड़ी पावर पकड़नी होगी, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उनको भी उतारना होगा। तो ध्यान में रखना, और सबको करना है मल्टीप्लाई। तो अब देखिए LCM के लिए क्या करेंगे। तो LCM के लिए हमको बड़ी पावर में जाना होगा। तो बड़ी पावर दोनों में कौन सी है? मतलब कॉमन तो देखना ही है, सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन में कौन सा पावर वाला लिया जाएगा? LCM के लिए बड़ी पावर, HCF के लिए छोटी पावर। तो बड़ी पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 बड़ी है, तो 2 की पावर 2 आ गई, इंटू जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे। तो 3 की पावर 1 यहाँ आ गई, इंटू 5 की पावर 1। तो कितना बन जाएगा? ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू में 3 आ जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो जो LCM निकल के आएगा वो हमारा 60 निकल के आ जाएगा। तो ये रहा LCM और ये रहा HCF, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर हमारा हो गया क्या, जो है दूसरा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है हमसे कि 96 व 404 का HCF निकालना है और फिर उनका LCM निकालना है, ठीक है। तो 96 है और 404 है, तो 2 नंबर हमारे पास है 96 व 404। इनका हमें निकालना है HCF और क्या निकालना है? LCM निकालना है। किस मेथड से निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमको निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, वही काम करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। तो 96 को यहाँ पे ऐसे काटना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल आप अर्थमेटिक में आपने देखा है, किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 4 जा आ जाएगा और 2 8 जा आ जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे 2 2 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 6 3, और यहाँ पे 3 1 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे 404 को भी निकालेंगे। तो 404 को काटेंगे, कितना बन जाएगा अपना? तो 2 से काटेंगे, 2 बार गया, फिर यहाँ से आ जाएगा कितना? 1 और 1। अब ये किससे कटेगा? अब ये कट जाएगा अपना जो है, किससे कट जाएगा? अब ये 101 किससे कटता है भाई?
101, तो ये तो प्राइम नंबर लग रहा है 101। ठीक है, तो ये 101 जो है वो 23 से कटेगा क्या? 20 दिया 60, 23 69, 23 चौको 92, 23 नहीं, 23 से तो नहीं कटेगा, 29 से भी नहीं कटेगा, और 31 से भी नहीं कटेगा, तो ये 101 से ही कटेगा यार। 101 से काट दें तो ये एक बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो है 96 के जो प्राइम नंबर हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे बन जाएंगे। देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 आ जाएगी, इंटू में 3 आ जाएगा। अब जो 404 है इसका कितना हुआ? इसका जो है हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू में हो जाएगा 101। अब क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SCF इज इक्वल टू छोटी पावर, अभी हमने बताया था जो कॉमन होगा उनमें छोटी पावर वाला पकड़ा जाएगा। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे क्या है? छोटी है, यहाँ पे कॉमन है नहीं, तो जो SCF निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा कितना? 4। LCM की बात करते हैं तो LCM कितना होगा? 96 जो था वो 2 की पावर 5 इंटू 3 की इक्वल था, और जो 404 है वो 2 की पावर 2 इंटू 101 के इक्वल है। लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे? बड़ी पावर पकड़ते हैं, तो 2 की पावर 5 यहाँ जाएगा, 3 कॉमन नहीं है फिर भी उतरेगा, 101 कॉमन नहीं है फिर भी उतरेगा, और जो 2 की पावर 5 है वो किसके बराबर होगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में 3 हो जाएगा, इंटू में 101 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से जो है 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 96 गुणे 101 हो जाएगा। अब 96 तो यही हो जाएगा, और 96 और जिनको मल्टीप्लाई कराएंगे 96 का 100 में कराएंगे तो 9600 होगा, एक में और कराएंगे तो 96 आ गया, 96 और 96 आ जाएगा। तो LCM तो ये आ जाएगा, एक बार करा के देख लेते हैं। 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, तो ये हमारा निकल के आया है। तो ये रहा हमारा LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये रहा हमारा SCF। तो इस तरह से हमको करना होता है। आपको पावर के फॉर्म में जो है उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आए हैं उनको आपको पावर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेना है। और LCM के लिए बड़ी जो दोनों में कॉमन है उनमें बड़ी वाली नंबर को पकड़ेंगे, और SCF के लिए छोटे वाले नंबर को पकड़ेंगे। LCM में जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं, और SCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली चीज़ों को यहाँ पे लेना होता है। तो ये रहा अपना उदाहरण नंबर 3, और अब हम लोग बढ़ते हैं NCERT की जो है उदाहरण नंबर 4 की तरफ। अब इसमें भी कह रहा है हमसे, अच्छा इसी क्वेश्चन को जो है एक और तरीके से लगा सकते हैं। एक फार्मूला होता है कि अगर आपको 2 संख्याएँ दी गई हों और उनका मासा पता हो या फिर लासा पता हो, तो हमें एक फार्मूला जानना होता है कि LCM गुणे SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप LCM चाहें तो इस तरह से ही निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो एक फार्मूला होता है आप उससे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला ये है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में क्या? सेकेंड नंबर। तो ये एक फार्मूला है, यहाँ से भी आप जो है इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, LCM हमको चाहिए, मतलब दूसरा तरीका हुआ LCM निकालने का। तो LCM हमको चाहिए, SCF हमारा निकल के आ चुका कितना? 4, और जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 96 है, और जो सेकंड नंबर है हमारा वो 404 है। किसी को भी फर्स्ट नंबर मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ से बताइए LCM की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 96 हो गया, यहाँ पे 404 हो गया, और जो 4 है वो नीचे चला आएगा। अब इसको जो है हम यहाँ पे काट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 101। तो 96 इंटू 101 करने पे क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले किए थे इसको, तो अपना आ जाता है यहाँ पे जो है 9696। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, आपको पास अगर 3 इन्फॉर्मेशन है, 2 नंबर्स पता हो और उनके या तो LCM पता हो या तो SCF पता हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? यहाँ पे लिख देते हैं कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि लासा इंटू मासा है, लिख देते हैं हिंदी में, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे में क्या, दूसरी संख्या। तो इस फार्मूले की हेल्प से जो है हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 4 की तरफ, जो कि आज की क्लास का लास्ट उदाहरण होगा। उसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 में क्या कह रहा है आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने हैं। तो किसके किसके निकालने हैं, 672 एंड 124, 120, 672 व 120 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन से मेथड से निकालना है, यही आभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है, ठीक है। इसके पहले आपके सिलेबस में एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी एचसीएफ निकाला जाता था, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से कट चुका है। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक तरीके से एचसीएफ को और एलसीएम को निकाला जाएगा, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। तो वही सेम काम करेंगे, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 को काटेंगे ऐसे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 72 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 7 को 3 टाइम जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 से मत काट देना क्योंकि प्राइम नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब हमारे पास एक और नंबर बचा हुआ है और जिसमें हमारा है 120, तो 120 को काटेंगे ऐसे, 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे, 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब इन सारे नंबर को जो है हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 6 की जो वैल्यू निकल के आई है वो 2 × 3 आई है, और जो 72 आया है यहाँ पे जो है साथ ही साथ पावर के फॉर्म में भी कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई, इंटू 3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ऐसे आपको पावर के फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद 120 में हमने देखा कि 2 जो है वो 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3 हो गई यहाँ से, इंटू 3 सिंगल टाइम है यानी कि पावर 1 होगा, और 5 भी सिंगल टाइम है यानी कि पावर 1 होगा। लाइन खींचेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आप सभी को पता है, जो कॉमन होते हैं सिर्फ वही लिए जाते हैं, और कॉमन वाले में भी छोटी वाली पावर वाला नंबर। तो छोटा कॉमन कौन सा, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इनमें से जो सबसे छोटा पावर है वो 2 की पावर 1 है। तो जो इनका एचसीएफ निकल के आएगा वो भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ पता हो गया आपके पास, अब हम लोग निकालेंगे साथ ही साथ एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, अभी आपको सिखाया कि कॉमन वाले को जब देखेंगे तो बड़ी पावर को पकड़ेंगे, तो बड़ी पावर इसमें से कौन सी है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ से पकड़ा जाएगा, इंटू अब जो कॉमन नहीं है उनको भी देखेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है एक मिस्टेक हो रहा है, 3 भी यहाँ पे आया था, अच्छा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 तो हुआ ही, और 3 भी यहाँ पे कॉमन निकल के आ रहा है, तो जो एचसीएफ आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको तो लेंगे ही लेंगे, और बड़ी पावर को पकड़ेंगे तो 2 की पावर 3 आएगी। अब इन सब जगह पे जो बड़ी पावर है वो 3 की पावर कितनी है अपने यहाँ पे 2 है। अब एक हमारे पास 5 जो बच गया है उनको भी उतार लेंगे। तो 2 की पावर 3 8 के इक्वल है, इंटू 3 की पावर 2 9 के इक्वल है, इंटू यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 9 से कराएंगे तो 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी कि जो एलसीएम निकल के आएगा वो 360 यानी कि 360 हो जाएगा, और एचसीएफ हमारा 6 होगा,
और इस तरह से हमें यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे आप वो वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे जो यहाँ पे लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं होंगी, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे HCF निकाल के ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, जब 2 संख्याएं होंगी तभी लग सकता है। तो ये रहा हमारा जो है उदाहरण नंबर 4। तो इस तरह से जो है हमारे सारे उदाहरण और जो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करने के लिए चाहिए होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने किसी दूसरे लेक्चर में।